हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटाबेस शार्डिंग के बारे में। अब तक हमने इंडेक्सिंग के बारे में देखा, पार्टीशनिंग के बारे में देखा और रेप्लिकेशन के बारे में देखा। तो इंडेक्सिंग में हम क्या करते थे, हम इंडेक्स क्रिएट करते थे एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे एंड देन हमारा लुकअप जो है वो काफ़ी क्विक हो जाता था। पार्टीशनिंग में हमने देखा कि एक सिंगल डेटाबेस को हम क्या कर रहे थे, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर एक टेबल को हम मल्टीपल टेबल में डिवाइड कर दे रहे थे एंड ये सब हो रहा था एक सिंगल डेटाबेस के अंदर। एंड देन हमने देखा रेप्लिकेशन के अंदर हमने क्या देखा, एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर देखा, मल्टी मास्टर सेटअप देखा जिसके अंदर एक मास्टर सेटअप होता है, एक मास्टर डीबी होता है एंड देन उसके कई सारे रेप्लिकास होते हैं। और मल्टी मास्टर सेटअप के अंदर बस मास्टर का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता था। हमने जो देखा ये सब होता था हमारा एक सिंगल डीबी के अंदर। बट क्या हो कि हमारे पास जो है एक सिंगल डीबी वो इनफ ना हो एंड डेटा और जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उस केस में हमें जो है मल्टीपल रेप्लिका भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज मल्टीपल रेप्लिका का मतलब ये हुआ कि हमने मल्टीपल डीबीज क्रिएट कर दिए बट एक सिंगल डीबी के पास सारा का सारा डेटा है एंड लेट्स से कि हमारे पास डेटा का साइज बहुत ज़्यादा है तो वो एक सिंगल डीबी में आ ही नहीं पाएगा। एक सिंगल डीबी में नहीं आ पाएगा तो हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा मल्टीपल डीबीज के अंदर। तो लेट्स से कि 50% डेटा हमारा इस डीबी में है, 50% डेटा इस डीबी में है और मे बी 70-30 कुछ इस तरीके से हमारा डेटा दो अलग अलग डीबीज में डिवाइडेड है। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं यूजिंग डेटाबेस शार्डिंग। लेकिन इससे पहले हमने जितनी भी टेक्निक्स पढ़ी हैं, इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग, रेप्लिकेशन, इन सब के अंदर हमारा एक सिंगल डीबी होता था जिसके पास सारा का सारा डेटा होता था। अब हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग एंड रेप्लिकेशन इनफ क्यों नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंगल डेटाबेस साइज लिमिट एंड स्टोरेज लिमिट, सीपीयू मेमोरी लिमिट, नेटवर्क बॉटलनेक, तो ये सारी की सारी इश्यूज आती हैं अगर हम इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग या फिर रेप्लिकेशन वाला मेथड यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ सिंगल डेटाबेस, एक सिंगल डीबी हमारे पास जो है उसका साइज लिमिटेड है। इस डीबी का जो साइज है वो लिमिटेड रहेगा, स्टोरेज कैपेसिटी भी वो भी लिमिटेड रहेगी, सीपीयू मेमोरी साइज वो भी लिमिटेड है। तो इसमें इश्यू ये आ सकता है कि हमारा डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो इस सिंगल डीबी के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। एंड ऑल्सो नेटवर्क बॉटलनेक, अगर क्या हो कि हमारा ये सिंगल डीबी जो है वो फेल कर जाए, डाउन हो जाए, तो इससे क्या होगा कि हम अपने रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बट इसका एक सोल्यूशन हमने क्या देखा था मल्टी मास्टर सेटअप के अंदर, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, रेप्लिकास क्रिएट कर रहे थे, एक सिंगल डीबी का मल्टीपल रेप्लिका क्रिएट कर दे रहे थे जिससे कि हमें ये इशू जो है ना आए। इंडेक्सिंग, पार्टीशनिंग, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, इवन मल्टी मास्टर सेटअप, इन सब के होने के बावजूद हमारा जो है डीबी जो है बहुत सारे डेटा को एक ही सिंगल डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है, अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन स्केल्स ट्रैफिक, नॉट डेटा साइज। अगर हम देखें रेप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल डीबीज क्रिएट कर दे रहे थे बट हर एक डीबी के पास सारा डेटा है। अगर ये डाउन होता है तो ये हमारा फुलफिल कर देता है रिक्वेस्ट को। बट इस केस में हमें क्या, हमारा क्या हो रहा है कि ट्रैफिक जो आ रहा है उसको रीराउट कर दिया दूसरे डीबी पे, हेल्दी डीबी पे। बट क्या हो कि हमारा साइज ही बहुत ज्यादा हो, डेटा का साइज जो हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वही इतना ज्यादा हो कि वो एक डीबी में फिट ही ना आए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हमारा डेटाबेस शार्डिंग पिक्चर में आता है। डेटाबेस शार्डिंग की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। तो अब हम देखते हैं डेटाबेस शार्डिंग होता क्या है। डेटाबेस शार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल इंडिपेंडेंट डेटाबेस कॉल्ड शार्ड्स। तो डेटाबेस शार्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारा जो डीबी होता है उसी के हम मल्टीपल शार्ड्स क्रिएट कर देते हैं। शार्ड्स मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक डीबी है, इसके अंदर सारा का सारा डेटा नहीं आ सकता तो हम क्या कर रहे हैं कि और भी डीबीज क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये डीबीज हमने और भी डीबीज क्रिएट कर दिए एंड लेट्स से कि 10% डेटा यहाँ पे है, 20% डेटा यहाँ है, 30% यहाँ है एंड 20% यहाँ है। इसी तरीके से हमने मल्टीपल डीबीज क्रिएट कर लिया और सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डेटा डाल दिया। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हर एक लेट्स से कि ये क्या कर सकता है, 100 मिलियन यूजर का डेटा स्टोर कर सकता है और हमारे पास 200 मिलियन यूजर हैं, तो एक सिंगल डीबी में तो ये यूजर का डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 डीबीज हैं तो हर एक के अंदर 100 मिलियन, यानी हम टोटल 500 मिलियन का डेटा अब हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्केल कर रहे हैं, डेटाबेस को हमने हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया जिसकी वजह से हमारी डेटाबेस की कैपेसिटी एंड साइज लिमिट ये सब इंक्रीज हो गई है और प्रोसेस टाइम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इश्यूज भी आते हैं, वो आगे चल के हम देखेंगे कि इश्यूज क्या आते हैं डेटाबेस शार्डिंग के अंदर। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिंगल डीबी को हमने क्या कर दिया, मल्टीपल डीबीज में रेप्लिकेट कर दिया, बेसिकली ब्रेक कर दिया, नॉट रेप्लिकेट, हम कहेंगे इसको ब्रेक कर दिया। थोड़ा डेटा इधर, थोड़ा डेटा इस डीबी में, थोड़ा डेटा इस डीबी में, इसी तरीके से करके हमने हर डीबी में थोड़ा थोड़ा डेटा डाल दिया। तो इससे अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो भी हम आसानी से उतने डेटा को हैंडल। पार्टीशनिंग के अंदर क्या होता है हमारा, पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास एक ही डीबी होता है
बट शार्डिंग के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल डीबीज होते हैं। पार्टीशनिंग में हम क्या कर रहे थे, ये हमारा एक सिंगल डीबी है, सिंगल डीबी के अंदर हमारा एक टेबल है, इस टेबल को हम ब्रेक कर रहे थे मल्टीपल टेबल्स के अंदर, बट डीबी हमारा एक सिंगल ही डीबी है। बट इन केस ऑफ शार्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ये जो डीबी है, ये एक डीबी है, डीबी के डेटा को ही हम मल्टीपल डीबीज में क्रिएट कर दे रहे हैं। ये जो है हमारा एक डीबी, ये दूसरा डीबी, डीबी मींस डेटाबेस, ये तीसरा डीबी। तो 3 अलग अलग डीबीज हमने और क्रिएट कर दिया, और सब में थोड़ा थोड़ा डेटा हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो यहाँ पे डेटा क्या था, एक ही सिंगल डेटाबेस के अंदर ही था। पार्टीशनिंग के अंदर क्या हो रहा था, एक टेबल है ये, हम टेबल लेवल पे जाकर के उसको ब्रेक कर रहे थे मल्टीपल टेबल्स के अंदर। बट हम टेबल लेवल पे ना जाकर के हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस लेवल पे डेटा को ही ब्रेक कर दे रहे हैं, इस तरीके से कि थोड़ा डेटा इस डीबी में चला जाए, थोड़ा डेटा इस डीबी में, एंड थोड़ा इस डीबी में। तो शार्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डेटाबेस को डिवाइड कर रहे हैं, डेटाबेस में नहीं, डेटा को डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीपल डीबीज क्रिएट कर रहे हैं। पार्टीशनिंग के अंदर हम मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते थे विद इन अ सेम डेटाबेस, उस समय हमारे पास डेटाबेस एक ही रहता था। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ईच शार्ड, और ये जो हमने मल्टीपल डीबीज क्रिएट किया यहाँ पे डेटा रखने के लिए, जो पहले हम एक डीबी में स्टोर कर रहे थे, अब उसी को हमने मल्टीपल डीबीज के अंदर स्टोर करना चालू कर दिया। तो हर एक डीबी को हम क्या कहते हैं, शार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हर डीबी को हम क्या बोलते हैं, शार्ड। है ये डीबी ही, बट इसको हम शार्ड बोल रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा डेटा अपने अंदर स्टोर कर रहा है। एक पर्टिकुलर हमारे पास कोई मास्टर डीबी, ऐसा डीबी नहीं है जिसके अंदर सारा का सारा डेटा एक ही जगह प्रेजेंट हो। हमने क्या कर दिया, थोड़े थोड़े डेटा ब्रेक कर दिए अलग अलग डीबीज के अंदर, तो उन्हीं डीबीज को हमने क्या बोल दिया, शार्ड। और हर एक शार्ड के पास उसका खुद का स्टोरेज होगा, खुद की सीपीयू मेमोरी होगी, खुद के इंडेक्सेस होंगे इसके अंदर। अब क्योंकि ये एक डीबी है इटसेल्फ, ये एक छोटा सा जो हमने अलग से डीबी क्रिएट करा है, तो ये डीबी जो है इसके अंदर हम इंडेक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा एक सिंगल डीबी के लिए, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे इस पर्टिकुलर शार्ड के लिए भी, क्योंकि एक शार्ड क्या है, ये एक्चुअल में एक डीबी ही तो है। तो इसके पास सारी वो फीचर्स होंगे जो एक सिंगल डीबी के पास होते हैं। तो हम देखते हैं शार्डिंग एंड पार्टीशनिंग में डिफरेंसेस क्या है। पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास जो डीबी होता था वो सेम डीबी रहता था, एक ही डीबी। बट शार्डिंग के अंदर हमारे पास जो है मल्टीपल डीबीज रहते हैं। एंड पार्टीशनिंग के अंदर हमारे पास एक मशीन रहती है, एंड शार्डिंग के अंदर मैनी मशीन्स। मैनी मशीन्स क्यों, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डीबीज हैं, और मल्टीपल डीबीज कहाँ पे डिप्लॉय होंगे, मल्टीपल मशीन्स पे। हर एक डीबी, हर एक इंस्टेंस अलग अलग जगह डिप्लॉयड रहेगा, बट वो वर्क करेगा टुगेदर एक सिंगल डीबी की तरह। यहाँ पे अगर हमने कोई डेटा स्टोर करा है, एक सेक्शन का डेटा, एक सेक्शन का डेटा यहाँ पे स्टोर करा है, एक सेक्शन का डेटा यहाँ पे, तो ये एक सिंगल डीबी है, ये भी एक सिंगल डीबी है, ये भी एक सिंगल डीबी, और ये सिंगल डीबी को हमने शार्डिंग कहा है। शार्डिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम इसको शार्ड बोलते हैं बेसिकली, इस पर्टिकुलर एक सिंगल डीबी को, क्योंकि ये डीबी अपने आप में कंप्लीट डीबी नहीं है, कंप्लीट डेटा होल्ड नहीं करता है। इन सबको मिला देंगे हमारे पास कंप्लीट डेटा मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक शार्ड बोलते हैं। और डीबी यहाँ पे जो पार्टीशनिंग होता था, जो हमारा एक सिंगल डीबी के अंदर जो हम टेबल को ब्रेक करते थे और फिर क्वेरी करते थे, तो वो का सारा जो हैंडल या हेडेक होता था वो डीबी मैनेज करता था। बट शार्डिंग के केस में जो ये डेटा हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग डेटाबेस के अंदर, उस केस में क्या होता है, जो डेटा हमारा मैनेज होता है वो ऐप मैनेज करता है। यानी हमारी एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक्स लिखे रहते हैं, वो उस लॉजिक के बेस पे हमारा उस पर्टिकुलर शार्ड पे रिक्वेस्ट जाता है एंड डेटा फैच होके आता है। अगर हम देखें तो पार्टीशनिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस, पार्टीशनिंग से हम इंप्रूव परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे थे। परफॉर्मेंस किस तरीके से इंप्रूव कर रहे थे, हमने एक टेबल को मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक कर दिया जिससे फास्ट लुकअप हो गया। एंड शार्डिंग के केस में हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डीबी का साइज है वो होल्ड नहीं कर सकता, एक कंप्लीट एक सिंगल डीबी जो है सारा का सारा डेटा होल्ड नहीं कर सकती। तो हमने डेटा को क्या कर दिया, मल्टीपल डीबीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके रख दिया है, तो उससे हमारी जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ गई है कैपेसिटी। लेकिन एक सिंगल डीबी के केस में कैपेसिटी उतनी की उतनी ही रहेगी, इवन दो हम वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हैं, बट वर्टिकल स्केलिंग की भी एक लिमिट होती है, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। बट इसके अंदर भी क्या होगा, वर्टिकल स्केलिंग की लिमिट होगी, बट यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर रहे हैं, मल्टीपल डीबीज रख रहे हैं, अपने मल्टीपल चार्ट्स रख रहे हैं, तो उस केसेस में क्या हो रहा है, कैपेसिटी ऑलमोस्ट इन्फाइनेटली इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे डीबीज अप कर सकते हैं, बहुत सारे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारा अनलिमिटेड काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शार्डिंग काम कैसे करता है हमारे केस के अंदर। तो बेनिफिट्स इसके देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है इसके अंदर। हॉरिजॉन्टल मतलब हम एक डीबी एंड मल्टीपल डीबीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना हम इसको स्केल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। अनलिमिटेड डेटा ग्रोथ, क्योंकि हम जितना जितना ज्यादा डीबी अप करेंगे, जितने ज्यादा शार्ट्स क्रिएट करेंगे बेसिकली, उतनी ही हमारी डेटा स्टोर हो सकती है। तो काइंड ऑफ हम अनलिमिटेड शार्ट्स को क्या कर सकते हैं, अप कर सकते हैं थ्योरेटिकली, एंड उसी के हिसाब से हमारा जो डेटा है वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है उस डेटा की। एंड फिर हम देखते हैं पैरेलल क्वेरीज।
हमारी जो शार्ड्स होते हैं, क्योंकि हमारे हर एक शार्ड जो है इंडिपेंडेंट डीबी है, तो हर एक इंडिपेंडेंट डीबी पे हम पैरेलल क्वेरीज लगा सकते हैं बेस्ड ऑन सम लॉजिक। पार्टीशन शार्डिंग की के बेस पे हम पैरेलल कॉल्स लगा सकते हैं। वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं सब। शार्डिंग स्किल्स बोथ डेटा एंड ट्रैफिक। अगर हम शार्डिंग की बात करें तो शार्डिंग जो है ट्रैफिक और डेटा दोनों को स्केल करता है। डेटा को किस तरीके से करता है, जैसे हमने देखा मल्टीपल शार्ड्स आप कर देंगे तो हमारे जो डेटा जो है मल्टीपल शार्ड्स में स्टोर होगा, तो हमारा जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है, स्केल हो रहा है, हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ट्रैफिक किस तरीके से हो रहा है, ट्रैफिक इस तरीके से कि हम पैरेलल क्वेरीज कर सकते हैं। पैरेलल क्वेरीज करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा ट्रैफिक होगा मल्टीपल सोर्स से आ रहा है क्वेरी, लेट्स से कि एक यूजर चाह रहा है कि उसका डेटा मिल जाए, और वो किसी इस शार्डिंग, लेट्स से कि हमारी शार्डिंग की है यूजर आईडी के बेस पे इसने फेच किया कि उस 1 से लेके 1000 तक अगर उसका यूजर आईडी आता है तो वो इस शार्ड में चला जाएगा सर्चिंग करने, और 1001 से लेके 2000 तक आएगा तो वो इसमें चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक जो डेटा का क्वेरी है वो हमारा चला जाएगा इस पे, और नेक्स्ट वाला चला जाएगा इस पे। मल्टीपल क्वेरीज जा रही हैं एंड मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है हमारा डिलीवर हो पा रहा है यूजर को, क्योंकि एक डेटाबेस पे लोड नहीं आ रहा है। बेस्ड ऑन शार्डिंग की हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस क्वेरी को रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, जिससे हमारा जो ट्रैफिक है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगे उसको हम पैरेलली हैंडल कर सकते हैं। हम शार्डिंग की के बारे में देखते हैं। शार्डिंग की इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन शार्डिंग। तो शार्डिंग की के बिना हम जो है शार्डिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो शार्डिंग की क्या है, शार्डिंग की डिटरमाइंस वेयर डेटा लिव्स। तो शार्डिंग की ही बताएगा कि किस शार्ड में हमारा डेटा जाने वाला है। हमने मल्टीपल शार्ड्स यानी मल्टीपल डीबीज हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अब हम डेटा को किस शार्ड में भेजेंगे वो किस बेस पर डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा शार्ड की के बेस पे। शार्ड की ही डिसाइड करेगा कि हमारा जो डेटा स्टोर होने वाला है वो किस पर्टिकुलर डीबी में जाएगा, किस पर्टिकुलर शार्ड में जाएगा। और फिर लुकअप के टाइम पे भी हम अगर शार्ड की के बेस पे लुकअप कर रहे हैं तो वो काफी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर शार्ड के अंदर हमें जाकर के डेटा को चेक करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यूजर आईडी या फिर ऑर्डर आईडी, ये हमारी शार्ड की हो सकते हैं। गुड शार्ड की हमारी क्या होती है, जिसमें हाई कार्डिनलिटी हो। हाई कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि उसमें जो डेटा है वो काफी वेरी करे, यूनिक डेटा हो हमारे पास। हाई कार्डिनलिटी मतलब मोर यूनिक डेटा। अगर हमने एक कॉलम लिया उसके अंदर यूनिक डेटा बहुत ज्यादा है, जैसे कि आईडी हमने ले लिया, यूजर की आईडी या ऑर्डर आईडी, ये सब क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। और जैसी हमारी जितनी ज्यादा यूनिक की होगी उतनी ही बढ़िया हमारी शार्डिंग होगी। अगर शार्डिंग की हमारी सही है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि डेटा जो है हर शार्ड में इवनली जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पे 1 मिलियन डेटा चला गया, एंड देन 1 मिलियन डेटा यहाँ चला गया, यहाँ पे 1 मिलियन चला गया, एंड यहाँ पे भी 1 मिलियन चला गया। अगर हमारी शार्डिंग की खराब होगी तो यहाँ पे 2 मिलियन लेट से रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे 5 लाख आ रहा है, 500 के, और यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, लेट से यहाँ पे कोई आ रहा है 5 मिलियन रिकॉर्ड। तो अनइवन डिवाइडेड होगा। तो इसमें हमें खुद ही इश्यू आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक पर्टिकुलर डेटा है, डेटाबेस है, वो क्या हो जाएगा, हॉटस्पॉट बन जाएगा, और वो हम चाहते नहीं है। इसलिए तो हमने शार्डिंग इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम मल्टीपल डेटाबेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा डेटा रख सकें, जिससे कि एक पर्टिकुलर डीबी पे ज्यादा इंपैक्ट ना आए। और इसीलिए हमें जो है शार्डिंग की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है शार्डिंग की सिलेक्ट करना, एक अच्छा शार्डिंग की सिलेक्ट करना। एंड शार्डिंग की क्वेरीज में भी हेल्प करता है। शार्डिंग के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को फैच कर सकते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर हमें, किस पर्टिकुलर शार्ड के अंदर हमें अपना डेटा देखना है। और बैड शार्ड की कई एग्जांपल है, जैसे कंट्री, स्टेटस, बुलियन। इन सब में अगर हम देखें तो कार्डिनलिटी बेसिकली क्या है, काफी लो है। लो का मतलब क्या हुआ कि वेरिएशंस यानी यूनिकनेस बहुत कम है। कंट्री 10 यूजर्स है मेरे पास, और उसमें से लेट्स से 5 यूजर्स आते हैं दिल्ली से या फिर इंडिया से। अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया से आते हैं। लेट्स से 2 यूजर आते हैं यूएसए से, एंड 3 यूजर आते हैं मेरे यूरोप से। तो अगर हम देखें तो इसमें कार्डिनलिटी बहुत कम है, सिर्फ 3 ही हमें मिला 10 यूजर में। तो इनका डेटा जो है बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा एक पर्टिकुलर डीबी पे, बिकॉज ऑफ दिस शार्ड की, क्योंकि शार्ड की ही डिसाइड करता है कि इस पर्टिकुलर डीबी पे हमारा डेटा स्टोर होगा। बैड शार्ड की लीड्स टू हॉट शार्ड्स। हॉट शार्ड्स का मतलब क्या है, हॉट शार्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे जो है हमारा, एक पर्टिकुलर शार्ड के ऊपर बहुत सारा डेटा हमारा जो है स्टोर हो रहा है, या फिर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। स्टोर भी होगा तो क्वेरीज भी जाएंगी उसी पे, तो हमारा हॉटस्पॉट बन जाएगा, और हम वो चाहते नहीं। अगर एक ही हमारा डेटाबेस हॉटस्पॉट बन जाएगा तो ये क्रैश होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर भी नहीं कर पाएगा। इसकी भी एक लिमिट होती है, तो वहां भी ये ब्रेक कर जाएगा, और फिर हमारे शार्डिंग करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमें शार्डिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सिलेक्ट करनी होती है। हमें हाई कार्डिनलिटी वाली शार्डिंग की ही सिलेक्ट करनी होती है अपने डेटाबेस के लिए।
अब हम बात करते हैं कि शार्डिंग हमारी कितनी तरीके की होती है। शार्डिंग हमारी 3 तरीके की हो सकती है, रेंज बेस्ड शार्डिंग, हैश बेस्ड शार्डिंग और डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग। तो रेंज बेस्ड शार्डिंग के अंदर क्या होता है कि हम रेंज के हिसाब से शार्ड के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। लेट्स से यूजर आईडी 1 से 1 मिलियन तक हमने शार्ड 1 में स्टोर कर दिया, एंड यूजर आईडी 1 मिलियन से लेकर 1 मिलियन 1 से लेकर के 2 मिलियन तक सारा का सारा डेटा हमने शार्ड 2 के अंदर स्टोर कर दिया। तो इस तरीके से हमने रेंज डिफाइन कर दिया कि इतने रेंज के अंदर जो भी डेटा आएगा वो शार्ड 1 के अंदर स्टोर होगा और शार्ड 2 के अंदर इस रेंज का डेटा स्टोर होगा। तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि इस रेंज से जो भी डेटा आएगा वो इस पर्टिकुलर शार्ड के अंदर जाएगा। इसके प्रोस की बात करें तो इजी टू अंडरस्टैंड है, काफी सिंपल है, लेकिन हॉट शार्ड क्रिएट कर सकता है। हॉट शार्ड किस तरीके से, लेट्स से कि हमारे पास यूजर 1 से 1 मिलियन ही है, 2 मिलियन तक कभी यूजर आए ही नहीं, तो 1 से 1 मिलियन तक हमने सारा शार्ड 1 के अंदर स्टोर कर दिया और जितनी भी हमारी हिट्स हो रही हैं डीबी की वो सारी की सारी शार्ड 1 में ही हो रही हैं। तो शार्ड 1 में अगर हमारी सारी की सारी हिट्स आ रही हैं यानी हमारा क्वेरी बहुत ज्यादा लोड देगा कहां पे, शार्ड 1 यानी डेटाबेस 1 के अंदर, जो कि हमारा हॉटस्पॉट क्रिएट कर देगा, जो कि हम चाहते नहीं है। फिर हमारे पास आता है हैश बेस्ड शार्डिंग। हैश बेस्ड शार्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैश निकालते हैं उस पर्टिकुलर आईडी का, शार्ड की का, उस शार्ड की जो हमारी होती है उस पे हम क्या करते हैं, हैश फंक्शन लगाते हैं, एंड जो हमारे पास हैश आता है उसको एन एन हमारा क्या है, एक नंबर है, जिससे हम क्या करते हैं मॉडलो करके शार्डिंग बेसिकली की निकालते हैं। जो की हमारे पास आएगी यहाँ पे, उस की के बेस पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर शार्ड सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से यूजर आईडी आया 1 का हमने हैश निकाला एंड देन उसको एन से मॉडुलो कर दिया और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा, उस पर्टिकुलर शार्ड में चला जाएगा हमारा डेटा। इसके फायदे क्या हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो हैश शार्ड है वो काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बिकॉज हैशिंग जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एंड कॉन्स क्या है कि रीशार्डिंग इज वेरी हार्ड, कि अगर हमें दोबारा से रीशार्डिंग करनी हुई तो बहुत दिक्कत आएगी। रीशार्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने एक बार शार्ड क्रिएट कर दिया, यूजर 1 का शार्ड कहां सिलेक्ट हुआ, शार्ड 1, यूजर 2 का सिलेक्ट कहां हुआ, लेट्स से शार्ड 2, इसी तरीके से 3 वाले का 3 शार्ड 3 में चला गया। लेकिन क्या हो हमारे पास डेटा है ना काफी इंक्रीज हो गया, तो हमें रीशार्डिंग करनी पड़ सकती है। रीशार्डिंग में हम क्या करेंगे, दोबारा से हैश निकालेंगे और उस समय हमारा एन चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ एन चेंज हो रहा है तो हमारा जो अल्टीमेटली की आएगा हैशिंग के बाद वो भी चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज हो जाएगा तो हमारा जो पर्टिकुलर शार्डिंग पॉइंट था जिसमें वो पहले पॉइंट कर रहा था, अब वो किसी दूसरे शार्ड को पॉइंट करेगा इंस्टेड ऑफ दिस। अब लेट्स से कि वो इसको पॉइंट कर रहा है तो वो डेटा हमें इसमें स्टोर करना होगा। इसी तरीके से ऑलमोस्ट हर एक यूजर की आईडी का शार्ड चेंज हो सकता है, तो हमें रीहैशिंग यानी रीशार्डिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे पास। बात करें कि हैश बेस्ड शार्डिंग की, तो ये काफी इफेक्टिव तरीका है इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने का, और ये काफी हद तक हमारा प्रोडक्शन ग्रेड में यूज होता है। अगर हम बात करें डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग की, तो डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हर पर्टिकुलर यूजर को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शार्ड से एसोसिएट कर देते हैं। लेट्स से यूजर आईडी 1 हमने शार्ड की अपना लिया है और उस यूजर आईडी को हमने शार्ड 1 से क्या कर दिया, एक टेबल के अंदर मैप कर दिया है, ठीक है। और फिर शार्ड 2 के अंदर यूजर आईडी 2 को मैप कर दिया। इसी तरीके से बेसिकली हमने मैपिंग कर दिया है सबके लिए, हर एक यूजर के लिए हर एक शार्ड के अंदर मैपिंग कर दिया है कि यूजर 2 भी शार्ड 1 में जा रहा है, यूजर 3 भी शार्ड 1 में, लेट्स से कि 1 से लेके 5 तक शार्ड 1 में जा रहे हैं, एंड देन 5 से 10 तक शार्ड 2 में जा रहे हैं। इस तरीके से हमने मैपिंग कर दी है, तो हमारा जो लुकअप होगा वो काफी फास्ट हो जाएगा। वो फास्ट ऐसे हो जाएगा जैसे ही हमारा आएगा यूजर आईडी के बेस पे, यूजर आईडी यहाँ पे देखेगा इस मैपिंग टेबल से, और मैपिंग टेबल वाला बता देगा कि किस पर्टिकुलर शार्ड के अंदर हमारा जो डेटा है वो प्रेजेंट है। और इससे रीहैशिंग भी हमारी काफी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे रीशार्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे जस्ट असाइन कर देंगे कि इस यूजर 1 जो है अब पॉइंट करेगा शार्ड 3 पे, बस यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। जैसे यूजर 1 की क्वेरी आएगी वो इस टेबल में जाएगा, यूजर 1 पॉइंट आउट कर देगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये पहले ये S1 को पॉइंट कर रहा था, अभी S3 को पॉइंट कर रहा था, तो S3 पे चला जाएगा। तो रीहैशिंग यानी रीशार्डिंग यहाँ पे बहुत इजी होती है डायरेक्टरी बेस के अंदर, बट इसके अंदर मेमोरी कंजम्पशन अलग से होता है, क्योंकि हम एक मैपिंग टेबल भी क्रिएट करके रखते हैं। और ये शार्डिंग अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक यूजर एक शार्ड से मैप हो गया, और इसी तरीके से हम हर एक शार्डिंग को मैप करते चले जाएंगे, तो ये हमारा जो है अगेन ये जितने यूजर होंगे उतनी मैपिंग हमें करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। हम रेंज बेस्ड शार्डिंग करते हैं। रेंज बेस्ड शार्डिंग बेसिकली रेंज बेस्ड डायरेक्टरी मैपिंग करते हैं कि लेट से 1 से 1000 जो है इसको शार्ड 1 में रख दिया, एंड इसी तरीके से मैपिंग करते हैं, तो हमारे शार्ड्स बहुत कम क्रिएट होंगे। लेट से 1 मिलियन या 100 मिलियन का 10,000 शार्ड्स क्रिएट हो गया, कुछ इस तरीके से काफी कम हमारे शार्ड्स क्रिएट होंगे, तो डीबी पे बहुत लोड भी नहीं आएगा और एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगी। क्वेरीज किस तरीके से हमारे सारे डीबी में काम करती है, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है एक पर्टिकुलर डीबी के अंदर तो है नहीं कि हम डायरेक्टली क्वेरी करें और हमें मिल जाए।
हम पहले क्या करते थे कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लगाते थे एंड देन एक ही सिंगल डीबी के अंदर होने की वजह से हमारी क्वेरीज लग भी जाती थी और डेटा हमें मिल भी जाता था। बट इस केस में हमारे पास डेटा प्रेजेंट है अलग अलग डीबीज के अंदर, थोड़ा डेटा यहाँ है, थोड़ा डेटा यहाँ, थोड़ा डेटा यहाँ है। तो इस केस में हमारी क्वेरी किस तरीके से काम करेगी? तो सिंगल शार्ड क्वेरी में क्या रहेगा कि हमारे पास एक क्वेरी आई जो कि एक सिंगल पर्टिकुलर शार्ड, जब मैं शार्ड कह रहा हूँ, शार्ड का मतलब एक पर्टिकुलर डीबी, एक सिंगल डीबी। तो अगर हमें पता चल गया कि वो डेटा हमारा इस पर्टिकुलर शार्ड पे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर शार्ड से जाएंगे और अपनी डेटा को निकाल ले आएंगे। इससे हमारी जो है क्वेरी काफी फास्ट होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर शार्ड पे जाना है और वहां से हमें डेटा लेके आना है, और वो डेटा सिर्फ एक शार्ड पे प्रेजेंट है। तो सीधे उस पर्टिकुलर शार्ड पे गए, हम डेटा को फेच किया और फिर रिटर्न कर दिया। बट अगर हम क्रॉस शार्ड क्वेरी की बात करें तो वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, डेटा हम मल्टीपल शार्ड से लेकर के आ रहे होते हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है स्कैटर गैदर वाला। इसको आगे हम चल करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट अगर अभी की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीपल शार्ड्स है उन सब पे थोड़ा थोड़ा डेटा मौजूद है। लेट्स से कि गेट ऑल यूजर, हर एक यूजर चाहिए मुझे जहाँ पे स्टेटस एक्टिव हो, तो स्टेटस क्योंकि यूजर यहाँ पे भी सेव्ड है, यूजर यहाँ भी सेव्ड है, यूजर यहाँ भी सेव्ड है। तो हर एक शार्ड में जाकर के मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना होगा कि एक्टिव वाला यूजर कौन सा है, फिर उसका डेटा मैं लेके आया। इसी तरीके से हर एक शार्ड से यूजर ला करके एक जगह मुझे कलेक्ट करना होगा एंड देन मुझे रिटर्न करना होगा। तो ये काफी स्लो होता है। क्रॉस शार्ट जॉइंस आर एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल क्वेरीज हमें परफॉर्म करनी होती है, और हर एक शार्ट की जो है लेटेंसी अलग अलग हो सकती है। ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो शार्डेड डेटाबेस के अंदर हमारी जो सिंगल शार्ड ट्रांजेक्शन होती है वो इजी होती है, सेम सिंगल शार्ड क्वेरी की तरह। बिकॉज एक सिंगल शार्ड का मतलब एक सिंगल डीबी के ऊपर अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट्स से कि हमने अपडेट करा कोई भी डेटा, एंड इसी के अंदर ही डेटा वो चेंज हो रहा है, इसी पर्टिकुलर शार्ड के अंदर वो सारा का सारा डेटा मौजूद है, तो यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन आसानी से लगा सकते हैं और रोल बैक भी कर सकते हैं। बट मल्टी शार्ड ट्रांजेक्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमें वहां पे मल्टीपल डीबीज को कंसिडर करना होता है, क्योंकि एक डीबी फेल भी हो सकता है, एक डीबी का परफॉर्म सक्सेस हो गया एंड दूसरा एक का जो ऑपरेशन है वो फेल हो गया। तो इस केस में जो एक डीबी है उसका डेटा रोल बैक करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये अलग अलग डीबीज है। तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा मल्टी शार्ट ट्रांजेक्शन। इसके सॉल्यूशंस क्या हैं मल्टी शार्ट ट्रांजेक्शंस के? क्योंकि अगर हमें शार्डिंग करनी है तो मल्टी शार्ट ट्रांजेक्शन भी हमें करना ही पड़ेगा हैंडल। तो उसके सॉल्यूशन से हमारे टू फेज कमिट, सागा पैटर्न्स एंड क्रॉस शार्ड, और जितना से ज्यादा हो सके अवॉइड करो। इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल में कि टू फेज कमिट होता क्या है, सागा पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम हैंडल करते हैं। ठीक है, एक्चुअली फ्रॉम डीबी टू एप्लीकेशन। शार्डिंग तो हमारे हेल्प करती है स्केलिंग के अंदर, डेटाबेस स्केलिंग के अंदर, बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डेटाबेस से उठ करके एप्लीकेशन पे आ जाती है। वो इस तरीके से, क्योंकि पहले एक सिंगल डीबी होता था तो हम क्या करते थे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स जॉइन भी लगाते थे तो इस डीबी पे जाता था और वो डीबी हैंडल करता था उस पूरे कॉम्प्लेक्स जॉइन को। बट अगर हमारे पास डेटा मल्टीपल डीबीज पे स्टोर है, यानी मल्टीपल शार्ट्स पे स्टोर है, और अगर हम क्वेरी कर रहे हैं तो ये मुझे हैंडल करना होगा। यानी शार्ट्स के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमारा जो डेटाबेस है, जो एप्लीकेशन है, उस पे सारा का सारा लोड आ जाता है, उसको हैंडल करना होता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी इंक्रीज हो जाती है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से यूजर एंड ऑर्डर्स का लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है, 100 मिलियन यूजर्स हमारे पास एंड 1 बिलियन ऑर्डर्स हैं। तो यूजर्स को हम जो है यूजर आईडी के बेस पे हम शार्ड कर सकते हैं, और ऑर्डर को जो है बेसिकली को लोकेट कर सकते हैं यूजर शार्ड्स के अंदर। तो जैसे जैसे हमारा जो शार्ड है, शार्ड की आईडी के बेस पे हमारा जो डेटा है वो डिवाइड हो जाएगा हर एक पर्टिकुलर शार्ड के ऊपर, जिसकी वजह से रीड्स जो है हमारे काफी फास्ट हो जाएंगे एंड कोई भी क्रॉस शार्ड जॉइन हमें लगाना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। फुल होती है, बट इसके साथ काफी चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि हमने देखा। और वो इसके डिसएडवांटेज जो है हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो शार्डिंग है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हमें शार्डिंग अवॉइड करनी चाहिए, एंड शार्डिंग जो है हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। Sharding horizontally scales database by distributing data across multiple machines. मल्टीपल मशीन पे हमारा जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे हमारे पास एक, दो एंड तीन मल्टीपल डीबीओस हो गए, एंड हर डीबी पे थोड़ा थोड़ा डेटा क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट इंक्रीजेस द ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्सिटी। इसको मैनेज करना अलग अलग शार्ड्स को, ये हमारा जो है काफी इंक्रीज हो जाता है, एंड एप्लीकेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें जो है शार्डिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए, एंड हमारा जो है शार्डिंग बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और आपको अगर कुछ नहीं समझ आया हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं।